टूटी हुई मुडेर पर एक चिराग है और मौसम से कह रहा है कि आंधियां चलाकर तो देख। नाजरीन, डीडी उर्दू के सबसे खास शो हौसलों की उड़ान में आप सबका तहे दिल से खैर मकदम है और इस्तकबाल है। आपके साथ मैं हूं राशिद और आज बात, मुलाकात, एहसासात, जज्बात और सवाल जवाब का सिलसिला एक ऐसी अजीम शख्सियत के साथ जिन्होंने अपना हाथ शफकत के साथ एक ऐसी कौम के ऊपर रखा जिन्होंने पहले से ही मजबूरियां अपने जीवन के अंदर झेली और जिंदगी के अंदर झेली और साथ ही कुदरत की मार पहले से झेल रहे थे। बहुत अदब और एहतराम के साथ आइए इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं मलिका अर्जुना आयाता का। मलिका अर्जुन जी, बहुत बहुत आपका खैर मकदम और इस्तकबाल हौसलों की उड़ान में। शुक्रिया रशीद जी। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में एक पंक्ति पढ़ी, एक लाइन पढ़ी कि टूटी हुई मुडेर पर एक चिराग है और मौसम से कह रहा है कि आंधियां चलाकर तो देख। मलिका अर्जुना जी का जो काम है वो दिव्यांग जनों के लिए है और किस शफकत के साथ उन्होंने हाथ रखा, किस तरह से उन्होंने इस बात को तकसीम किया कि इनकी जिंदगी बहुत मुश्किल है और कुछ ऐसा किया जाए कि ये लोग भी मेन स्ट्रीम में आकर कंट्रीब्यूट कर सकें मुल्क के लिए और खुद मुख्तारी के साथ, इज्जत के साथ अपनी जिंदगी बसर कर सकें माशरे के अंदर। इन्हीं सब पर बहुत सारी बातचीत आज मलिका अर्जुन आयता के साथ हौसलों की उड़ान में हम करेंगे। मलिका अर्जुन जी, जब मेरी आपसे बात हुई हौसलों की उड़ान में कार्यक्रम में आने से पहले, तो जो कुछ आपने बताया, कुछ मैंने आपके बारे में जानकारी हासिल की और हौसलों की उड़ान की एक रवायत है कि इसमें जो भी शख्सियत आती है वो बुनियादी तौर पर कुछ ऐसा जरूर करती है कि जैसे कि आपको भी नेशनल राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी आपको कंसिडरेशन दी, कई सारे और पुरस्कार मिले, तो जाहिर है कि कुछ तो आपने किया होगा। जो काम आपने दिव्यांगजनों के लिए किया है वो कार्यक्रम में हम और आगे बात करेंगे, लेकिन पहला सवाल यही मेरा आपसे कि किस तरह से आपने, क्या चीज ऐसी थी, वो कौन सा लम्हा था जिसने आपको हिट किया और आपको लगा कि हाँ, दिव्यांगजनों के लिए, डिसेबल लोगों के लिए मुझे कुछ करना है मुल्क के लिए, ताकि ये लोग इज्जत के साथ और खुद मुख्तारी के साथ अपनी जिंदगी बसर कर सकें। जैसे हम सब कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो शायद मैं एक छोटा सा शहर से आता हूँ, आंध्र प्रदेश से, जहाँ पे मुझे अपने हौसलों को बुलंद करना था और अपने ड्रीम्स को पूरा करना था। तो एक बार मैंने एक आर्टिकल पढ़ी मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान, वो थी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में और उस कैंपस के बारे में और जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद दिव्यांग हूँ, 88% दिव्यांग हूँ और मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ, तो ऐसा जगह पे मुझे होना चाहिए। तो उस आर्टिकल पढ़ने के बाद मेरी यात्रा शुरू हुई उस छोटी सी शहर से दिल्ली तक की, इस उम्मीद के साथ कि शायद देश की राजधानी और उसमें भी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी शायद मेरे सपनों को पंख लगाएंगे और मैं कुछ हासिल कर पाऊंगा। तो ये जो यात्रा बड़ा रोचक रही, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। और जब मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आया तो मैंने देखा कि माइंडसेट तो इंक्लूजन की थी, लेकिन एक्सेसिबिलिटी बहुत बड़ी मुद्दा थी। बहुत कम दिव्यांगजन 1997 में यूनिवर्सिटी में आ रहे थे और वहाँ पे कुछ समस्याओं को देखने के बाद एक ऐसा हुआ कि मैं तो अपने मेहनत से यहाँ तक आया हूँ, लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं जिनको यह अवसर चाहिए और इस तरह का एक बुनियादी इकोसिस्टम को बिल्ड करना जरूरी है। तो इसी वजह से जेएनयू में रहते हुए एक सामाजिक संगठन की घटना हुई। उसी समय 1995 में पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट की गठन हुई थी, जिसके तहत दिव्यांगजनों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सरकार के उद्देश्य था। उसमें मैंने काम करना शुरू किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय जो बैरियर फ्री बनी, लाइब्रेरी से लेके केवल व्हीलचेयर के लिए नहीं, दृष्टिबाधित और सभी तरीके के। आज के डेट में 300 से 350 विद्यार्थी हर साल वहाँ पे आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे पदों में वहाँ से विद्या ग्रहण करने के बाद गए हैं। तो कुछ करने की एक मंशा थी। अगर एक छोटी सी शहर से आके मुझे ये सब मिल सकता है, तो मन में ये था कि बाकी दिव्यांगजन बंधुओं को भी ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। So you came in JNU in 1997? 97। और 2019 में आपने ये काम शुरू किया दिव्यांगजनों के लिए।
है। तो उस वक्त पर ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ 2019 के आसपास? बहुत इंटरेस्टिंग जी। प्रश्न। मैं हमेशा टॉपर रहा हूँ अपने पढ़ाई में, लेकिन इवन इतने प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के अंदर भी हर दिन आपको प्रूव करनी पड़ती थी। जैसे बहुत सारे प्रोफेसर्स को, इंटरनेशनली रिनाउंड प्रोफेसर्स है, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स है, लेकिन उनका मन में भी एक प्रश्न था कि इनको अगर हम पीएचडी के अंदर लेंगे, कहीं मेरा रिसर्च स्टडी गड़बड़ ना हो जाए, क्वालिटी गड़बड़ ना हो जाए, या व्यक्ति के साथ कुछ हो जाए। इसी वजह से बहुत सारे अवसर जो मुझे मिलनी चाहिए थे वो मिली नहीं। तो मेरे सामने दो रास्ते थे कि जो स्वप्न मैं लेके आया था उसके आगे बढ़ाऊं, संघर्ष करूं, या फिर वापस जाके उसी छोटे से शहर में मैं अपना जीवन करूं। तो जेएनयू एक ऐसा प्रदेश है जो आपको वो ताकत देती है, वो विजन देती है। तो वहाँ से संघर्ष शुरू हुआ, और स्टूडेंट इसी माध्यम से, उसी समय इलेक्शंस हो रहे थे, तो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में खड़ा होना शुरू हुआ। मैंने जीत भी गया, और जीतने के बाद जी। मुझे यह एहसास हुआ कि शायद एबिलिटीज जब तक आप नहीं दिखाओगे तो सामने वाला व्यक्ति आपको डिसेबल्ड ही मान के ये समझेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपने बड़ा महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही कि आमतौर पर अगर डिसेबल व्यक्ति है तो उसको जो माशरा होता है वो जाहिर है कि उतनी संजीदगी इसके साथ नहीं लेते हैं, और समझते हैं कि शायद ये अगर हाथ या पैरों से डिसेबल हैं तो शायद मानसिक रूप से भी डिसेबल होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। और इसकी जीती जागती जो मिसाल है वो मल्लिकार्जुन इस वक्त स्टूडियो के अंदर बैठे हुए हैं। आप भी 88% दिव्यांग हैं, लेकिन पीएचडी करने के लिए आए थे जेएनयू में, एमफिल करने के लिए, और उसके बाद हिंदुस्तान की सरजमी पर लगभग 12 स्टेट के अंदर दिव्यांगजनों के लिए इंक्लूसिव दिव्यांगजन एसोसिएशन चला रहे हैं। तो ये सिलसिला 2019 में शुरू हुआ, लगभग 5.5 साल आपके हो चुके हैं। शुरुआत आपने की, और फिर कुछ लोग आपके साथ शुरू में थे या बाद में जुड़ते गए? किस तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ा? तो इसी से कनेक्टेड है। जब मैंने कुछ जीवन में करना शुरू हुआ, लोग रिकॉग्नाइज करना शुरू किए, और उनका नजरिया भी बदलना शुरू हुआ। मैं ये मानता हूँ कि एक सेइंग है, यत भावो तत भवति। सो जनरली हम लोग ये बोलते हैं कि कुछ भी हमको नहीं पता होता है तो वी वांट टू सी इट, सीइंग इज बिलीविंग, इसमें मान्यता रखते हैं। लेकिन एक्चुअली ये है कि जब तक हम बिलीव नहीं करेंगे वो काम होता हुआ नहीं देखते। तो मैंने अपने आप पे बिलीव किया, अपने क्षमताओं पे बिलीव किया, इकोसिस्टम बिल्ड करना शुरू किया, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे समाज दिव्यांग के नाते ना देखे, मुझे बाकी सब लोगों को जैसा देखा जाता है वैसे देखा जाए। ये यात्रा में मैं सोशल एंटरप्रेन्योर बना, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना शुरू किया, कुछ बड़े बड़े मूवमेंट्स के साथ जुड़े, और एज ए सोशल एंटरप्रेन्योर व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एंड स्टार्टेड गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू सेवरल पीपल, वहाँ से लोगों का नज़रिया बदलना शुरू हुआ कि जिस व्यक्ति को हम शायद एम्प्लॉयबल नहीं समझते थे, वो व्यक्ति आज एम्प्लॉयमेंट देने का समय आया है। तो वहाँ से समाज का जो रवैया है वो बदलना शुरू हुई है। और जो भी पिछले 2 दशक में मैंने प्राप्त किया, मुझे ये लगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो इस देश का कोई भी जवान, दिव्यांग ही नहीं, कोई भी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने 2 रास्ते थे। एक, मैं अपना लाइफ को सेटल करूं, अच्छे जगह से चले जाऊं और इकोनॉमिकली स्टेबलाइज हो जाऊं, या मैं लोगों का लाइफ को सुधारने में लगूं और उनको ये मैसेज दूं को अगर मैं कर सकता हूं तो आप सब भी कर सकते हैं। और जब आत्मनिर्भर भारत की घोषणा हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात की, और सबका प्रयास के साथ इसको बिल्ड करने की बात की, तो मन में एक प्रश्न उठी कि जब सही में भारत विश्व गुरु बनेगा, उसमें किसी भी दिव्यांग का कोई योगदान होगा कि नहीं होगा। आपने एक बड़ा फिर से एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर फैक्ट्स बता दिया है कि जब आपकी नज़र बदलती है तो नज़ारे बदल जाते हैं। तो डिसेबिलिटी को एबिलिटी के अंदर तब्दील करने की एक कोशिश मल्लिकार्जुन जी की, और जो मैंने आपके विषय में थोड़ा बहुत पढ़ा तो उसमें ये बात बड़ी मुस्तैदी के साथ आपने रखी कि डिसेबल को एबिलिटी के तौर पर देखें। और जो फैक्ट है वो ये कि 7 से लेके 15% भारत में दिव्यांगजन हैं, और ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं भारत की इकोनॉमी के अंदर, जो कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो उस पावर को कंट्रीब्यूट करने की भी सलाहियत इन दिव्यांगजन कम्युनिटी के अंदर है, और उस पर कार्य करते हुए मल्लिकार्जुन जी, तो
किस किस तरीके से आपने और चीजें की? एक मैंने फैक्ट आपके बात में पढ़ा कि 12 स्टेट्स के अंदर आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं और वो लगभग 2500 या 2700 के आसपास हैं। कितनी मशक्कत करनी पड़ी? किस तरीके का ये सिस्टम है? थोड़ा सा ब्रीफ करें। मशक्कत तो जरूर करनी पड़ी, लेकिन हम एबिलिटीज के बेसिस में काम करते हैं। जैसे आपने कहा, हम ये बिलीव करते हैं कि एवरीबडी इज गुड एट समथिंग। हर कोई एक चीज में तो अच्छा होता ही है, वो दिव्यांग हो या ना हो। तो हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि वो किस चीज में अच्छे हैं और इसके इर्द गिर्द क्या हम एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज खोज सकते हैं। परफेक्ट। और हर कोई इस समाज में, आज के समाज में देने वाला बनना चाहता है। हम उनको लेने वाला बना रहे, केवल व्हील चेयर्स देके, पेंशन देके। जिस दिन दिव्यांगजन देने वाला बनेगा, इसका मतलब किस लिए हम ले रहे, कोई भी फैसिलिटीज हम ले रहे, उसके बदले में हमें परिवार को, समाज को और देश को क्या देना है। अगर ये सोचना शुरू करते हैं तो एक देने वाले की मानसिकता बन जाती है। अल्टीमेट टारगेट क्या है आपका दिव्यांगजनों को लेकर, जैसे आप चल रहे हैं? क्या लक्ष्य है? कहां तक पहुंचना चाहते हैं? सो इंक्लूजन इज अल्टीमेट टारगेट। देखिए, समावेशी भारत का निर्माण जिस दिन हो जाएगी, जिस दिन एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी और किसी भी सुविधा की जरूरत नहीं है, समान अवसर सबको मिले, उनके क्षमताओं के अनुसार मिले और दिव्यांगजनों को हर एक क्षेत्र में आके आगे बढ़ने का व्यवस्था बने, इतना ही हमें करनी है। और देश के उन्नति में और अपने परिवार के उन्नति में वो भी कंट्रीब्यूटर्स बने, क्रिएटर्स बने। ये हम लोगों का अंतिम लक्ष्य है। हमारा मिशन ये है कि जब विश्व भारत को देखेगा, जैसे आपने कहा कि आज चौथा आर्थिक व्यवस्था हम लोग बन गए, तो अब वो मानसिकता बदलना चाहिए कि हमारे ऊपर केवल 3 देश है इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो। जापान को हम सरपास कर चुके हैं, अब हमारे ऊपर केवल जर्मनी, चाइना और यूएस है। तो अगर हम जब इस नजरिया से देखते हैं तो हमारा पूरा अप्रोच बदल जानी चाहिए कि जितनी भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है वो सबको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के साथ जोड़ना। यही मार्जिनलाइज कम्युनिटीज देश को विश्वगुरु भी बनाएंगे। जो भी 5 ट्रिलियन 8 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हम कर रहे हैं, उसको साकार करने में हमको सहयोग देंगे। जो आपने बात की इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप की, एसोसिएशंस की, कितने एसोसिएशंस आपके साथ हैं? कितने लोग हैं टोटली जब से आपने स्टार्ट किया और अब तक? जी, आइडिया इस धारणा के साथ की थी कि जैसे CII, फिकी, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं, ऐसा क्या दिव्यांग एंटरप्रेन्योर का चैम्बर ऑफ कॉमर्स हम बना सकते हैं क्या? इस धारणा के साथ 2019 में हमने शुरू किया था। तो इन वर्षों में लगभग अभी 1860 माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स का एक नेटवर्क इन राज्यों में बनी है। अलग अलग व्यवसाय वो करते हैं, बिजनेसेस के माध्यम से वो केवल कमा नहीं रहे, वो एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे और परिवार में भी और समाज में भी कंट्रीब्यूटर्स बने। तो आने वाले 4 सालों में जब चौथी पोजीशन से तीसरी पोजीशन भारत जा रही होगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 5000 दिव्यांग उद्यमी अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज और बिजनेसेस के साथ इस इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करेंगे। ये आपकी बात को अगर शायराना अंदाज में कहा जाए, एक शायर ने कहा है कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सर ये बताएं कि जो आपने एक बात कही कि सरकार, समाज और इसके बाद बाजार, सरकार, समाज और बाजार, ये आखिर क्या मिश्रण है, क्या माजरा है और किस तरीके से ये आपको फलीभूत करता है? तो किसी भी समाज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए अकेले सरकार से नहीं होगा। सरकार इस क्षेत्र में जो करना था वो तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक समाज इसमें नहीं जुड़ेगी, बाजार नहीं जुड़ेगी, मतलब मार्केट फोर्सेस नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम दिव्यांगजन हो, महिला हो या किसी भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी को कंज्यूमर्स जैसा देखना नहीं शुरू करेंगे। जैसे आपने कहा कि 7 से 10% लोग दिव्यांगजन हैं, उनके परिवारों के बारे में देखिए और उनका परचेजिंग पावर देखिए। तो किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस अब आज मार्केट में जानी है, अगर वो इंक्लूसिव नहीं होगा, अगर ये दिव्यांगजन और उनके परिवार उसको खरीदना बंद कर देते, वो ब्रांड मार्केट में चल नहीं पाएगी। तो हर एक मार्केट प्लेयर को भी आज लोग दुकानों में नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि ई-कॉमर्स आ गया है, लेकिन वो व्हील चेयर में बैठे हुए, वो व्हाइट कैन लिए हुए, जो श्रवण बाधित है, वो तरस रहे हैं कि दुकान में जाके खरीदारी करे। उनको केवल चाहिए वो सुगम्य बने, एक्सेसिबल बने, उनका व्हीलचेयर दुकान तक जाए, तो उनकी बिक्री भी बढ़ सकती है और इनके लिए भी एक एक्सपीरियंस मिल सकता है। इसी कारण से अगर आज आप देख रहे होंगे, सिनेमा थिएटर्स हो, पार्क्स हो, मार्केट प्लेसेस हो,
हर एक चीज़ को एक्सेसिबल करना कंपलसरी है। और इस इकोनॉमिक ताकत को अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है। इसको हम पर्पल इकोनॉमी के नाम पे पॉपुलराइज आइए कर थोड़ा रहे सा इसको और एक्सप्लेन करें। सुगम्य भारत अभियान ये भी है, और सुगम्य दिल्ली अभियान हैं। जी ये भी, इस बात की भी चर्चा है। ये एग्जैक्टली क्या है, किस तरीके की एक्सेसिबिलिटी आप दे रहे हैं? क्या सिर्फ व्हील चेयर तक सीमित है या कुछ और भी इसके अंदर इंक्लूजन है? नहीं, तो आपका जो पिछला प्रश्न है उसी से ये संबंधित है। जैसे मैंने सुगम्यता की बात की, इंक्लूजन की बात की, तो इंक्लूजन का गेटवे है एक्सेसिबिलिटी, सुगम्यता। जब तक हम चीज़ों को सुगम्य नहीं बनाएंगे, आज जिस स्टूडियो में मैं बैठा हूँ अगर वो सुगम्य नहीं हो पाता तो मैं यहाँ तक आके इंटरव्यू नहीं कर पाता। परफेक्ट। जिस स्कूल में मैं जाता हूँ, कॉलेज में मैं जाता हूँ, हॉस्पिटल में मैं जाता हूँ, अगर वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी वो सब व्यवस्थाएं मिलेंगी नहीं। तो एक्सेसिबिलिटी कांट बी एन आफ्टर थॉट, बाद में सोचा और एक छोटा सा रैंप बनाया या किसी भी तरह उस व्यक्ति को वहां तक ले जाने का कोशिश किया, ये सही अप्रोच नहीं है। इट हैज टू बी इंक्लूसिव, मतलब जो भी हम बनाते भारत सरकार के अनुसार, आरपीडब्ल्यूडी के एक्ट के अनुसार ये कंपलसरी है कि हर एक व्यवस्था सुगम्य होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अभी तक लोगों का मानना है कि चलो ये तो सरकार की बाध्यता है कि बिल्डिंग्स को सुगम्य बनाए, जी। लेकिन उससे ये मिशन कभी भी सफल नहीं हो पाएगा जब तक ये तीनों पिलर, सरकार, समाज और बाजार, मार्केट फोर्सेस मिलके इसको साकार करे। सुगम्य दिल्ली अभियान के तहत हम एक पायलट प्रोग्राम कर रहे, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ऑफिस, दिल्ली सरकार और आइडिया मिलके, कि क्या ये तीनों वर्ग मिलके, सरकार, समाज, बाजार मिलके एक कैंपेन को खड़ा कर सकते हैं क्या, जिसमें समाज उसका ओनरशिप ले कि हम सब इस चीज का प्लेज लेके हम दिल्ली को सुगम्य बनाएंगे। तो सुगम्य दिल्ली अभियान की जेनेसिस इसमें हुई थी कि जब हम सब मिलके, क्या ये कॉन्सेप्ट भी इसके साथ रिलेटेड है? जैसे कि हमने बहुत बार सुना है क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, वाइट दिल्ली और पॉल्यूशन फ्री दिल्ली, या कोई और भी सिटीज के अंदर हो सकती है। आपने जिक्र किया था पर्पल दिल्ली। पर्पल एग्जैक्टली वर्ड क्या है, ये क्या टारगेट करता है? क्या तो पर्पल नया कलर है डिसेबिलिटी का ग्लोबली। हम पर्पल इकोनॉमी की वर्ड इसलिए कह रहे हैं कि ग्लोबली 15 से 20% लोग ऐसे हैं जो डिसेबिलिटी के साथ डायरेक्टली जुड़े हैं। तो जब तक वो कंट्रीब्यूटर्स नहीं बनेंगे, जब तक उनको हम एज ए कंज्यूमर्स नहीं देखेंगे, तो चीजें बदलेंगी नहीं। तो पर्पल दिल्ली का मकसद ये है कि आने वाले 3 सालों में हम 65% ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिल्ली, पब्लिक बिल्डिंग्स हो, पार्क्स हो, कम्युनिटी सेंटर्स हो, इनको हम एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं और सभी लोग मिलके इसको बनाएंगे। इस दृष्टि में सुगम्य दिल्ली अभियान की एक पायलट इनिशिएटिव लिया गया है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली रेखा गुप्ता जी एज ए पर्पल एम्बेसडर इसको लीड कर रहे हैं। समाज के बहुत सारे लोग आगे आए हैं। तो इसी कॉम्बिनेशन में, जैसे CII IBDN मार्केट की बिहाफ में, बिजनेस हाउसेस के बिहाफ में, आइडिया और सक्षम समाज के बिहाफ में, और CCPD ऑफिस और दिल्ली गवर्नमेंट सरकार के हिसाब से एक शुरुआत किया है। ये मॉडल आपने अडॉप्ट किए हैं, रिसर्च की, कुछ और कंट्रीज आपने ट्रैवल की, तो कहाँ से आपको ये आइडिया मिला कि इस तरीके का आइडिया हिंदुस्तान के अंदर भी एप्लीकेबल हो सकता है और हम इसको अपनी मंजिल तक भी लेकर जा सकते हैं? तो जैसे मैंने कहा कि जब आत्मनिर्भर भारत की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, पहले प्रश्न मन में यही आया था कि क्या दिव्यांगजन कंट्रीब्यूटर्स बन सकते हैं। तो वी स्टार्टेड डूइंग रिसर्च कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी से ऐसा कौन सा इनिशिएटिव्स बने हैं। तो एक भारत से और एक अमेरिका से 2 ऐसे प्रकल्पों का विस्तृत रूप से हमने स्टडी किया। भारत में बहुत साल पहले दलित इंडस्ट्री चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिसको डिक्की के नाम पे आज हम जानते हैं, उसका मॉडल को हम लोग ने बहुत डीपली स्टडी किया कि जिस देश में एक समय पे लोग समझते थे कि दलित कम्युनिटी से जो है वो उद्यमी बन ही नहीं सकते, लेकिन डिक्की इस धारणा के साथ आए, बहुत सारे स्टार्टअप्स बनी और आज के डेट में भारत सरकार का हर एक पॉलिसी मेकिंग में डिक्की और उनके सदस्य कंट्रीब्यूटर्स है। 60,000 करोड़ से ज्यादा सभी दलित एंटरप्रेन्योर्स अभी कमा रहे, कंट्रीब्यूट कर रहे और देश के इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे। बहुत खूब। दूसरी तरह
अमेरिका में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है NIB के नाम पे, नेशनल इंडस्ट्री फॉर ब्लाइंड। सभी दृष्टिबाधित उद्यमी अमेरिका में यह एसोसिएशन बनाया है, लेकिन उनका मानना था कि डिसेबिलिटी की वजह से उनका प्रोडक्ट्स बिकना नहीं चाहिए, तो उन्होंने स्किल क्राफ्ट करके एक ब्रांड बनाया। स्किल क्राफ्ट के माध्यम से मार्केट में जाना शुरू किया। इनका शुरुआती प्रोडक्ट थी एक पेन बनाना। बहुत अच्छी तरीके से पेन बनाते, बहुत अच्छे क्वालिटी के पेन बनाते स्किल क्राफ्ट ब्रांड के अंदर, सभी ये दृष्टिबाधित। और वो इतना सफल हुआ कि अमेरिकन गवर्नमेंट के नज़र में वो आए, अमेरिकन गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया। आज के डेट में अमेरिका के कोई भी ऑफिस में जो ऑफिशियल पेन चलती है वो स्किल क्राफ्ट की पेन चलती है। तो सरकार अपना पब्लिक प्रोक्यूरमेंट के तहत किस तरीके से एम्पावर कर सकती है, ये एक उदाहरण है। इससे प्रभावित होकर आगे जाके NIB ने बहुत सारे विजुअली चैलेंज्ड एंटरप्रेन्योर्स को खड़ा किया, और आज वो बहुत बड़ा ब्रांड है, उनका अपना एक नेटवर्क है, और वो स्वावलंबी बन चुके हैं। पूरा विश्व में बहुत लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। इस तरह की मिसाल हिंदुस्तान में भी देखने को मिलती है। तो इस तरह का मिसाल खड़ा करने के कुछ किया हो उद्देश्य से ही हमने आइडिया की स्थापना की कि ये प्रेरणा लेके कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अप्रोच कैसे कर सकते हैं। अलग अलग सेक्टर्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किस क्षेत्र में किस कैटेगरी के दिव्यांगजन सफल हो सकते हैं। जैसे दिव्यांगजन भी 21 डिफरेंट कैटेगरीज में है, तो हर एक के लिए एक ही तरह का काम नहीं हो सकता है। जी, और अर्बन एरियाज में और रूरल एरियाज में रहने वाले अग्री और नॉन फॉर्म बेस्ड में क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे रिसर्च करने के बाद एक्शन पायलट के नाते ये 1860 दिव्यांग उद्यमी विगत 4.5 सालों में बने हैं। और ये डाटा को अभी हम एनालाइज कर रहे हैं, और इसको एक स्केलेबल मॉडल में रूरल लाइवलीहुड मिशन में, अर्बन लाइवलीहुड मिशन में, भारत सरकार के साथ, कॉर्पोरेट जगत के साथ हम इसको शेयर करने वाले हैं कि इसको किस तरीके से स्केल अप किया। आपने कितना बताया सर, कितनी कैटेगरीज है? 21 डिफरेंट। थोड़ा मुश्किल होगा एक्सप्लेन करना, लेकिन फिर भी कुछ मोटे मोटे तौर पर, जैसे कि आपसे मेरी आपको लेकर चर्चा हुई, तो आपने कहा कि यू आर 88% डिसेबल्ड। जी। सो अगर हम डिसेबिलिटी को सिंपलेस्ट तरीके से समझना चाहते हैं तो 2 कैटेगरीज है। एक विजिबल कैटेगरी है, दूसरा इनविजिबल कैटेगरी है। जो जैसे मैं फिजिकली चैलेंज, तो ये दिखता है। कोई दृष्टिबाधित है, वो दिखता है। किसी को सुनाई नहीं देता है, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे डिसेबिलिटीज ऐसे हैं जो इनविजिबल है, जैसे स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स है, ऑटिज्म है, डाउन सिंड्रोम है, सिमिलरली लेप्रेसी क्यूर्ड जो लोग हैं, एसिड अटैक विक्टिम्स भी इनके अंदर आते हैं। सिमिलरली बहुत सारे मेंटल चैलेंजेस के साथ जो लोग हैं, इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड है, इस तरह का डिसेबिलिटीज है। देन विजन के अंदर भी वो एक कैटेगरी नहीं है, लो विजन है, नाइट ब्लाइंडनेस है, डे ब्लाइंडनेस है, तरह तरह का कैटेगरीज में है। ये सब मिला के पहली बार पूरा विश्व में कॉम्प्रहेंसिव तरीके से भारत सरकार ने 21 डिसेबिलिटीज को इंगित किया है। इसकी वजह से ये पॉपुलेशन एकदम से अभी आइडेंटिफाई हो रही है। बहुत सारे इनविजिबल डिसेबिलिटीज पहले नहीं थे, जैसे रक्त बाधित बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जिनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है, सिकल सेल अनीमिया टाइप का है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी टाइप का है। तो अब ये सब अगर आप देखते जाएंगे भारत में, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, हर 6वां या 7वां आदमी या परिवार में आपको कोई ना कोई दिव्यांग दिखना शुरू होगी। दूसरी तरफ लगभग 12 से 13% लोग अब अपने देश में एल्डरली है। तो रिसर्च ये कहता है कि जो भी एल्डरली 70 इयर्स के अबो है, 80% ऑफ देम बाय डिफॉल्ट आर हैविंग वन और द अदर डिसेबिलिटीज। देन टेम्पररी डिसेबिलिटीज को हमने कभी भी नहीं समझा। अचानक 9 महीने के लिए एक महिला जिस प्रोसेस के थ्रू जाती है, वो एक दिव्यांग का एक प्रोसेस ही होता है, मोबिलिटी, लोअर मोबिलिटी जिसको हम कहते हैं। दूसरी बात, 13% लोग इस देश में दिव्यांग आज भी बन रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। 100 में से 13 लोग दिव्यांग बन रहे हैं। कल तक बहुत बढ़िया थे, कॉर्पोरेट जॉब कर रहे थे, दे मेट विद अ रोड एक्सीडेंट एंड सडनली दे आर ऑन द बेड। तो इस तरीके से दिव्यांगता के बारे में जानकारी, सेंसिटाइजेशन रखना और उनका एबिलिटीज को समझना, और उन एबिलिटीज के साथ जिस तरह का एंटरप्राइजेस वो कर सकते हैं या जिस तरह का एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, उनको गाइड करना और उस प्रोसेस में उनको हैंड होल्ड करना,
ये हम लोगों का मेजर एक भूमिका है। और ये सब लोग मिलके हमने भारत का एक पहला ऐसा यूनिक नेटवर्क बनाया है जी। जिसको धन नेटवर्क हम लोग कहते हैं। धन नेटवर्क। धन, DHAN, दिव्यांगजन हुनर आत्मनिर्भर नेटवर्क। अगर मामला पैसे की है, पैसे से ही इज्जत मिलना है, तो हमने सोचा कि धन के नाम पे एक नेटवर्क बनाते हैं। जो दिव्यांगजन हुनरमंद है जी। और आत्मनिर्भर बन सकता है और पैसा कमा सकता है और अपने पैसे को खुद रोटेट करके दूसरे दिव्यांगजन को मदद कर सकते हैं, इस परिप्रेक्ष्य में धन नेटवर्क क्लस्टर लेवल में बनी है। बहुत सारे धन मेंबर्स अभी कमाल का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हर एक मार्केट प्लेस में, हर एक ब्रांड में, हर एक प्रोडक्ट में ये धन मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन हमको देखने को मिलेगा। फिर वही बात आ गई, आपने जो इस वक्त बात रखी तो मुझे फिर किसी शायर की दो लाइनें याद आती हैं कि तदबीर के जर्री हाथों से तकदीर गुलिश्ता होती है, तदबीर के जर्री हाथों से तकदीर गुलिश्ता होती है, कुदरत भी रहम फरमाती है जब कोशिशें इंसान होती है। तो आपकी जो कोशिश है उसको हौसलों की उड़ान का ये कार्यक्रम भी बहुत सलाम करता है, बहुत आपकी इज्जत और अदब करता है। साथ ही मेरा अगला प्रश्न ये है कि किस तरह से आपने क्या अब तक ऐसा किया 5.5 साल के अंदर कि राष्ट्रीय राष्ट्रपति पुरस्कार से भी आपको नवाजा गया, कहाँ वो कंसिडरेशन हुई एग्जैक्टली? मुझे ऐसा लगता है जैसे दूरदर्शन में हम बैठे और बचपन से हम देख रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम, ये टैगलाइन बड़ा नहीं, क्योंकि ये सच्चाई है, इसको बदलने की जरूरत भी नहीं है। तो जो काम हम कर रहे हैं उसका एसेंस भी यही है। एक फेयर इकोसिस्टम को हम, एक फेयर एंड इंक्लूसिव इकोसिस्टम को अगर हम बनाएंगे वो बहुत सुंदर होगा। तो और जो भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, महामहिम राष्ट्रपति जी से ये सम्मान मिला, ये मैं मानता हूँ ये 1800 लोगों ने जो अपने गांवों में, अपने घरों में छोटे छोटे प्रकल्प करके अपना जीवन को बदलने का जो मैसेज दिया, उनकी वजह से मिला है। ये उन सब दिव्यांगजन बंधुओं को समर्पित है कि जिनको कल तक हम समझते थे कि ये कुछ नहीं कर सकते, वो अपने परिवार में एडिशनल इनकम लेके आ रहे, सडनली वो डिसीजन मेकर्स बने हैं। कुछ लोग तो इतने कमाल का काम कर रहे हैं कि अब लोग अपने घरों में बोलना शुरू हुआ है कि उनको देख के सीखो, वो कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। Exactly. तो एक मोटिवेशन का बहुत बड़ा स्रोत बने हैं। और कोई और ऐसी बात जो आपको लगती है कि मैं 5.5 साल का वक्त अब दे चुका, इसके आगे जो आपका लक्ष्य है, तो जो बहुत रिसेंट कुछ ऐसा तब्दील होने वाला है दिव्यांगजनों को लेकर, कोई ऐसी हासिल हुई अब तक आपको? देखिए, परसेप्शन में बहुत अच्छा सा चेंज आया है। आज का जनरेशन में मैं बहुत होपफुल हूँ, और अब जब छोटे बच्चों से मैं मिलता हूँ, उनका जो कॉन्शियसनेस लेवल है बहुत हाई है। और एक इंक्लूसिव इंडिया किस लिए बनना चाहिए, तो हमारा जो सोच हमेशा रहता है, महिलाओं को लेके भी यही सोचती है, दिव्यांगजनों को भी हम सोचते चलो कुछ कर देते हैं इनके लिए, क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकते। सो डिसेबल्ड नीड डेवलपमेंट वाला सोच से हम आगे बढ़ के डेवलपमेंट नीड डिसेबल्ड, ये हमारा सोच बनना चाहिए और बन रही है। जो भी हम करते हैं, जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हम बनाते हैं, जो भी प्रोडक्ट सर्विस हम यूज करते हैं, ये इंक्लूसिव है कि नहीं है, केवल इसी से डिमांड जनरेट होगा। अगर डिमांड जनरेट होगा तो डेफिनेटली वो सर्विसेज ज्यादा बिकेंगे। लबोलुआब ये है इस आपसे बातचीत का कि डिसेबिलिटी इज इटसेल्फ एबिलिटी। अपने आप में वो एक बहुत बड़ी ताकत है, क्षमता है, अगर उसका बहुत अच्छे से प्रयोग किया जाए। और जो मित्रता की आपने बात की, तो कल से बात होते होते हमारा आपका भी इंक्लूसिव एक प्लेटफॉर्म बन गया, आप और हम भी मित्र हो गए। तो इस बात पर भी मैं बहुत फख्र करता हूँ कि आप जैसा व्यक्ति अब मेरी मित्र मंडली के अंदर शामिल रहेगा। बहुत शुक्रिया इस शानदार बातचीत के लिए, और आपने जो अब तक कार्य किए, अब तक जो एफर्ट्स किए दिव्यांगजनों के लिए, उसके लिए भी मैं एक बार फिर से अपनी टीम की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूँ, आपका अदब करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे मार्जिनलाइज कम्युनिटी से लोगों को बुलाए, कुछ और उद्यमियों को भी बुलाए, और उनकी कहानियां जब आप सुनेंगे, मुझे लगता है कि समाज उससे बहुत प्रेरणा ले सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। सुर्खरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, दश्त तो सहरा से जो सरगर्दा गुजर जाते हैं। दोस्तों, हौसलों की उड़ान के आज के इस शुमारे में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में एक और अजीम शख्सियत के साथ फिर करेंगे मुलाकात। तब तक आप अपना ख्याल रखें, और अगर आप डीडी उर्दू को यूट्यूब पर भी देख रहे हैं तो आपके कमेंट्स और रिएक्शन का हमें इंतजार रहेगा।
और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आदाब।